विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम, थोड़े से आर्टिकल बच गए हमारे 144 से लेके 151, पहले उनको करेंगे और फिर चैप्टर पे चलेंगे हम, संघीय कार्यपालिका द यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट 5। ठीक है, पार्ट 5 के आर्टिकल कर रहे थे हम। तो पहले मैं मेन आर्टिकल बता देता हूँ। 144 जो बोलता है वो 144 बोलता है सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। कौन सा आर्टिकल कहता है? 144 कहता है। फिर 145 है न्यायालय के नियम आदि। तो न्यायालय के नियम आदि में लिखा हुआ है कि संसद, इसमें मेन जो हाईलाइट करना आपने वो किसको करना है? संसद। ठीक है, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया के साधारणतया विनियमन के लिए नियम बना सकेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है। अब मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले क्या याद करना आपने कि नियम कौन बनाएगा, न्यायालय के नियम कौन बनाएगा भाई? आपने बोलना उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय कौन बनाएगा? किसके अनुमोदन से? राष्ट्रपति के अनुमोदन से। किसके अनुमोदन से? यानी राष्ट्रपति की भी ओके होनी चाहिए। अनुमोदन का मतलब राष्ट्रपति भी सहमत होना चाहिए उस चीज से। और कैसे, मतलब किनके अधीन रहेगा वो? तो आपने बोला संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए। किसके? तो इन तीनों को मिलाकर जब हम बोलते हैं तब हम बोलते हैं कि संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि मतलब लॉ के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय। क्या जो आंसर है आपका कि न्यायालय के नियम कौन बनाएगा? तो उच्चतम न्यायालय बनाएगा। इसलिए बोल रहा उच्चतम न्यायालय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। और क्या क्या बनाएगा? विधि व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के बारे में नियम, जो विधि व्यवसाय करते हैं, जो एडवोकेट होते हैं, उनके बारे में नियम। अपील सुनने की प्रक्रिया के बारे में नियम। पूरा मत पढ़ो, फंस जाओगे, संवैधानिक भाषा टफ होती है। खाली मोटा पढ़ो कि विधि व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के बारे में नियम कौन बनाता है? आंसर उच्चतम न्यायालय बनाता है, सुप्रीम कोर्ट बनाता है। कौन बनाता है? वैसे तो जितनी बार आप सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं उससे पहले माननीय जरूर लगाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय, लेकिन हमें 50 बार नाम लेना पड़ता है, तो क्या है, समय की कमी के कारण। ठीक है, दूसरा आपने बोला अपील सुनने के लिए। अपील सुनने के लिए किस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा उसके बारे में भी नियम कौन बनाएगा? माननीय उच्चतम न्यायालय बनाएगा। ठीक है, आदत में डाल दीजिए माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, साथ में महामहिम राज्यपाल, ये आदत डाल दीजिए, क्योंकि जब आप सेवा में होंगे तो आपके क्या, कहीं इंटरव्यू हो रहा है, आपने कहा उच्चतम न्यायालय ने कह दिया जी, ये पढ़ते हुए चल जाता है, सरकारी नौकरी के उसमें नहीं चलेगा। ठीक है, तीसरा भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तन कराने के लिए उस न्यायालय में कार्यवाहियों के बारे में नियम। माना भाग 3 यानी मूल अधिकारों द्वारा प्रदत्त अधिकारों को किस प्रकार प्रवर्तित कराना है। परिवर्तित नहीं बोल रहा हूं मैं, प्रवर्तित। क्या प्रवर्तित कराना है, उसके लिए न्यायालय में क्या कार्यवाही की जाएगी उसके बारे में नियम। ठीक है, और अपीलों को कैसे ग्रहण करना है उसके बारे में नियम। न्यायालयों में कार्यवाहियों के नियम, न्यायालय में किस प्रकार की कार्यवाही होंगी उसके बारे में नियम, है ना। तो ABCDEFGHIJ ऐसे चलते रहेंगे नियम कौन कौन से। ठीक है, उस न्यायालय द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या किसी आदेश का क्या, जिन शर्तों के अधीन रहते हुए पुनरावलोकन किया जा सकेगा उसके बारे में नियम। पुनरावलोकन के नियम, जुडिशियल रिव्यू के नियम, पुनरावलोकन के लिए प्रक्रिया के बारे में नियम। मैंने आपको बताया था जब पुनरावलोकन करेगी कौन? जुडिशरी। तो मैं माना पहले 5 न्यायाधीशों ने कोई फैसला दिया, तो अगली बार कितने बैठेंगे? 7 बैठेंगे। 7 ने दिया है, 9 बैठेंगे अगर उसको चेंज करना है तो। ठीक है, फिर अगला किसके बारे में नियम? उस न्यायालय में किन्हीं कार्यवाहियों के और उनके आनुषांगिक खर्चे के बारे में नियम।
उनमें कार्यवाहियों के संबंध में प्रभावित की जाने वाली फीसों के बारे में नियम, फीस भी तो पड़ती है अलग अलग प्रकार की, कौन तय करता है? माननीय उच्चतम न्यायालय तय करता है। ठीक है। जमानत मंजूर करने के बारे में नियम, जमानत मंजूर, माना आपने किसी की जमानत करनी है, भाई बड़े आदमी की जमानत बड़ी होती है, छोटे आदमी की जमानत छोटी होती है। एक आम आदमी है, लड़ाई झगड़े में अंदर हो रखा, अपनी गाड़ी के पेपर ले जाओ, वो जमा कराओ, जमानत हो जाएगी। अब सुब्रतो रॉय या वो कौन है वो भगोड़ा, क्या नाम है उसका, पैसा लेके भाग गया पीएनबी का, जो विजय माल्या, उसकी जमानत करानी होगी तब थोड़े आप अपने स्कूटी के कागज लेके जाओगे, है ना? तब तो आपको पूरा क्या एक साम्राज्य जमानत के तौर पे रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कौन बनाता नियम? माननीय उच्चतम न्यायालय बनाते हैं। ठीक है। तो जमानत मंजूर करने के बारे में नियम, कार्यवाहियों को रोकने के बारे में नियम। और ये भी ध्यान रखना, कभी आपने अगर किसी की जमानत करा दी और वो अगर फरार हो गया, आपको पकड़ा जाएगा फिर। समझ में आता है? यारी दोस्ती में तो कर देते हो आप कि किसी ने कोई एक्सीडेंट कर दिया, आपने उसकी जमानत दे दी, वो तो चला गया, रसूखदार था, अमेरिका चला गया हो, है ना, बनाया उसने कागज वागज और कहा वो निकल लिया अमेरिका, आपकी तारीखें लगती रहेंगी। इसलिए जमानत ऐसे व्यक्ति की दीजिए जो क्या हो, विश्वास पात्र हो, सही आदमी हो। गलती से अगर अंदर चला गया तो उसकी जमानत दी जा सकती है, मगर अगर किसने अपराध किया है तब उसकी जमानत देने की आवश्यकता नहीं है। न्यायार्थ तो बंधु को भी दंड देना धर्म है। न्याय के लिए अगर सगा भी है तो उसको भी क्या करना है? दंडित करना है। समझ में आया? ठीक है। कार्यवाहियों को रोकने के बारे में नियम, इसमें कार्यवाहियों को, जिस अपील के बारे में उस न्यायालय को यह प्रतीत होता कि वह तुच्छ और तंग करने वाली है अथवा विलंब करने के प्रयोजन से की गई है, उसके संक्षिप्त अवधारण के लिए बंद करने वाले नियम कौन बनाएगा? माननीय उच्चतम न्यायालय। तंग करने वाले कम है, बहुत है, कई फालतू के केस डाल देते हैं, है ना? तो ऐसा ही आर्टिकल बहुत लंबा है, इसको आपने मोटी मोटी चीजें याद करनी है। ठीक है। कि न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी उसके बारे में नियम, और संविधान के निर्वचन के बारे में अगर विधि का कोई सारवान प्रश्न, जिस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित हो, उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश में सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 5 होती है। कितनी होती है? जब राष्ट्रपति 143 का प्रयोग करते हैं तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कह रखा है कि भाई 5 न्यायाधीश बैठेंगे कम से कम, जब क्या करेंगे? राय देंगे। ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्रपति जी ने, महामहिम ने क्या कर दिया, फोन कर दिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा हाँ जी ठीक है ये कर दो। ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? राय मांगेंगे जब 143 के तहत, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्ति है ये, कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है और इसमें उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन होगा, तो वो उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कहा ना तो उच्चतम न्यायालय राय देने के लिए बाध्य है, ना राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई राय को मानने के लिए बाध्य है। लेकिन जब उच्चतम न्यायालय राय देगा, कम से कम 5 न्यायाधीश क्या होंगे? बैठेंगे। ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 132 से भिन्न अपील की सुनवाई करने वाले न्यायालय 5 से कम न्यायाधीशों से मिलकर बना है। और अपील लंबी है थोड़ा, मैंने कहा आर्टिकल काफी लंबा है, तो अभी उतना डीप मत जाइए वरना क्या हो जाएगा, यहीं फंस के रह जाएंगे आप। अभी खाली इतना बोल लीजिए कि नियम बनाने की शक्ति किसको है? माननीय उच्चतम न्यायालय को, संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए, संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। तो माननीय उच्चतम न्यायालय क्या कर सकते हैं? इन सबके बारे में नियम बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद 146 है भाई, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। क्या? उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक की नियुक्ति भारत का मुख्य न्यायमूर्ति करेगा। कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश या अधिकारी करेगा जिसे वह निर्दिष्ट करे। अगर माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे तो ऐसा कोई अन्य व्यक्ति, ये यहां तक मत जाओ, आप खाली इतना याद करो कि उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपने बोला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मैंने क्या बोला? अधिकारियों और सेवकों, मैंने न्यायाधीश नहीं बोला। अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होंगे तो राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करेगा। कौन करेगा?
इवन उच्च न्यायालय में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। राज्यपाल मत लिख देना भाई, कहीं आप बोलो कि नैनीताल हाई कोर्ट तो उत्तराखंड में है इसलिए उत्तराखंड के राज्यपाल करेंगे, नहीं। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के अंदर नैनीताल हाई कोर्ट में जितने भी जजेस हैं उनकी नियुक्ति किसने की है? राष्ट्रपति ने की है। या देश में जितने भी राज्य में उच्च न्यायालय हैं, कितने हैं? 24, 25 उच्च न्यायालय के जितने न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अधिकारी और कर्मचारी होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा। समझ में आ गया? ठीक है। राष्ट्रपति नियम द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि किन्हीं दशाओं में जो नियम में विनिर्देश की जाए किसी ऐसे व्यक्ति को जो पहले से ही न्यायालय से संलग्न नहीं है, न्यायालय से संबंधित विनिर्देश पद पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यूपीएससी, जैसे आपका जुडिशरी का पेपर राज्य में होता है ना, पीसीएस जे बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? जुडिशरी का पेपर हर साल होता है, टाइम पर होता है, टाइम पर रिजल्ट। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट ने आदेश कर रखा कि हर साल होगा, टाइम पर रिजल्ट, 1 साल के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। ऐसा पीसीएस में भी कर दो। किसी व्यक्ति ने जनहित याचिका दायर की थी, वो जज बने और उन्होंने जनहित याचिका दायर की, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय नैनीताल ने क्या दिया? अपना आदेश दिया। किसको? राज्य लोक सेवा आयोग को। 1 साल में कार्रवाई, मतलब नियुक्ति तक की पूरी हो जानी चाहिए। पीसीएस में भी करो ना, 3-3, 4-4, 5-5 साल वेट कर रहे हैं। जब प्री देने जा रहे, जब फॉर्म भर रहे हैं उसमें बाल काले हैं, और जब रिजल्ट आ रहा है तब तक बाल सफेद हैं। रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, बहुत अच्छी चीज है, चलो भाई, बाल सफेद धूप में नहीं किए, कैसे किए? इंतजार में किए। क्या किए? और अगर रिजल्ट नेगेटिव आया 5 साल बाद, अगर ये बोला गया आप फेल हो, तो क्या गुजरेगी? 1 साल में बता दो ना तुम फेल हो। अगर कोई फेल हो रहा है तो 1 साल में बता दो, ठीक है? संवैधानिक बॉडी है भाई, सम्मान तो करना है हमने, मूल कर्तव्य में लिखा हुआ। लेकिन गांधी जी ने कहा था, कर्तव्य के बिना मूल अधिकार नहीं, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, और अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। आप अपना कर्तव्य पालन करो, हम आपका सम्मान करेंगे। आप जहां गलत करोगे वहां पर क्या होगा? विरोध होगा। क्या होगा? विरोध होगा। ठीक है जी। तो दूसरी बात ये बोली गई है इसमें भाई, क्या मतलब? राष्ट्रपति अपेक्षा कर रहे हैं, नियम द्वारा ये अपेक्षा कर रहे हैं कि जो भी नियुक्ति हो वो क्या हो? संघ लोक। तो जैसे पीसीएस जे होता है वैसे ही मैंने कहा यूपीएससी भी क्या करता है? अपर लेवल पर एग्जाम कंडक्ट कराता है जुडिशरी का, ठीक है? वो क्लियर करने होते हैं। और कभी आप पेपर देखना उसका, उसमें भी संविधान का बहुत बड़ा भाग होता है। क्या होता है? संविधान के क्वेश्चन होते हैं उसमें। अगला दूसरा पॉइंट जो बोलता है, संविधान द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ये बार बार बोलेगा, संविधान द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ये नियति है। संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा शर्तें ऐसी होंगी कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उस न्यायालय में ऐसे अन्य न्यायाधीशों के अधिकारी द्वारा, जिसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने, आपने फिर बोलना है कि नियम कौन बनाएगा? अरे भाई, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन बनाएंगे? न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा शर्तें कैसी होंगी? मैं हाईलाइट कर देता हूं, सेवा शर्तें, सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, बस इतना याद कर लो। संविधान में इसलिए लिखना पड़ता है, कई बार ऐसा होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, तब कौन करेगा? तो इसलिए लिखा जाता है कि या उस न्यायालय में ऐसे अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा। आप ऐसा याद मत करो, आप सिर्फ इतना याद करो कि सेवा शर्तें किसके? न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा शर्तें कैसी होंगी? आपने बोलना जैसा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या करें? निर्धारित करें, वैसी होंगी। क्लियर हो गया? तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसी में कहा गया 146 के 3 में, मैंने बार बार बोला आपको, बार बार आपने पूछना है क्या, किस आर्टिकल में? आंसर 146 में। किस आर्टिकल में? 146 के 3 में क्या लिखा हुआ, 2 में क्या लिखा हुआ, 1 में क्या लिखा हुआ? ठीक है? उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक व्यय, जिसके अंतर्गत उस न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उसके संबंध में संदेह सभी वेतन, भत्ते, पेंशन। अब देख लो, उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक व्यय, बस इतना याद करो। अब उसके अंदर क्या था वो बाद में पढ़ना। किस पर भारित होते हैं? आपने बोलना भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होते हैं। किस पर भारित होते हैं? अब यहां पर तो ऐसा लिख दिया, लेकिन और कहां पर पढ़ा हमने ये?
इसके साथ आपने 112 पढ़ना है। खोलो 112, बजट पढ़ा था, बजट के 2-3 में देखो जरा लिखा होगा कौन कौन से व्यय भारत की संचित निधि पर भारित हैं। वहां पर एक लाइन पढ़ना कि उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक व्यय जिसके अंतर्गत उस न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को उसके संबंध में संदेह सभी वेतन भत्ते पेंशन किस पर भारित होंगे, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। याद आया? 112 के 112 के 3 के साथ पढ़ना है इस पॉइंट को। 146(3) में इतना लिखा हुआ है, 112 के 3 में यह लिखा हुआ कि कौन कौन से व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। तो आप पढ़ेंगे राष्ट्रपति के जितने भी वेतन, राष्ट्रपति क्या क्या लिखा हुआ पहले उसमें? सिर्फ राष्ट्रपति लिखा हुआ है, उपराष्ट्रपति भी लिखा हुआ है? वेतन भत्ते पेंशन सब कहां से मिलेंगी? भारत की संचित। दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ? अब देखो उपराष्ट्रपति इसलिए नहीं लिखा पहली लाइन में क्योंकि वहां पर राज्यसभा का सभापति आ गया। राज्यसभा का सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की पेंशन भत्ते वेतन सब भारत की संचित निधि। ठीक है। और भारत सरकार पर, भारत सरकार ने ऋण ले रखा है, उसका दायित्व किस पर? भारत सरकार पर। ऋण मोचन भार जो भी है वो सब किस पर होगा? भारत की संचित निधि पर। अगला क्या लिखा हुआ? तो ये बोल रहा हूं मैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते पेंशन सब भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन इस पर भारित होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारित होती है भारत की संचित निधि पर, इस पर, क्योंकि वेतन तो राज्य की संचित निधि से मिलेगा। ठीक है, चलो जी। अगला आर्टिकल है, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। समय की पाबंदी है थोड़ा, इसलिए बाकी डिटेल मैंने कराना है पूरा। अब इसके बाद वही चैप्टर शुरू होना है, पार्ट 5 पूरा डिटेल में आसान भाषा में। ठीक है, कल से स्टार्ट होगा वो। अगला निर्वचन है भाई, निर्वचन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाइए चैप्टर 5, संविधान का भाग 5 और अध्याय 5, आर्टिकल 148 से लेके 151, 3 आर्टिकल है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है? 148 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में बताता है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। पहला क्वेश्चन तो यही है कि कौन है इसमें, क्या कौन है हमारे? हाँ जी, तो गिरीश चंद्र मुर्मू कौन से नंबर के क्या गए ये? पहले क्या कौन थे हमारे? मैंने एक दिन क्वेश्चन पहले भी पूछा था मेरे ख्याल से आपसे, नहीं वो महान्यायवादी का था। तो 148 में पहले, सबसे पहले ये याद कर लो कि इस समय हमारे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है, कौन से नंबर के हैं। आपने बताया मुझे गिरीश चंद्र मुर्मू है, उनका कार्यकाल देख लीजिए कब तक है। ठीक है, साथ में कौन से नंबर के हैं और पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे हमारे। ठीक है, वी नरहरि राव पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे, वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के। ठीक है, अब आ जाओ आर्टिकल 148 में। बार बार बोलना है आपने, किस आर्टिकल में? आर्टिकल 148 में। ये किसमें कह रखा कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा? किसमें लिखा होगा? 148 में। क्वेश्चन पूछेगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा। अपने हस्ताक्षर और मुद्रा, स्टैंप लगाई जाती है, मुद्रा लगाई जाती है, ठीक है, सहित अधिपत्र द्वारा। महालेखा परीक्षक को किस प्रकार हटाया जा सकता है? मतलब उसको पद से हटाने के लिए कौन सी रीति अपनाई जाती है? तो उन्हीं आधारों और उसी रीति से हटाया जाता है जिससे क्या हो, जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, यानी साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। ये 148 के 1 में तीनों चीजें बता दी किसने? संविधानवेताओं ने। क्या बताई? नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में 3 बड़ी बातें 148 के 1 में ही बता दी कि एक भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। कहां लिखा हुआ? 148 1 में। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कहां लिखा हुआ? 148 1 में।
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कैसे हटा सकते हैं, तो आपने बोलना उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर। रीति वही है, कौन सी रीति? बड़ी खतरनाक रीति है भाई हटाने की। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अगर हटाना है और उन पर साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जाता है, तो माना लोकसभा में शुरू करना है अगर, तो कम से कम 100 सांसद बोलेंगे। कितने? 100 सांसद बोलेंगे कि भाई हमें ऐसा लगता है कि जो जस्टिस ये हैं, इन पर कदाचार का आरोप लगा रहे हैं हम, ठीक है। और अगर राज्यसभा में शुरू करेंगे तो 50 सांसद ऐसे होने चाहिए, मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो ऐसा बोलेंगे, लिख कर देंगे। जो क्लियर हुआ, तब वो कार्यवाही शुरू होगी। अब सुन लो, और दोनों सदनों से क्या होना चाहिए? वो पारित होना चाहिए, और उसी सत्र में राष्ट्रपति के साइन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? उसी सत्र में। अभी मैं डिटेल में कराऊंगा, पर मैं अभी हल्का हल्का बता रहा हूं, उसी सत्र में राष्ट्रपति के साइन होने चाहिए। ऐसे ही नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाया जा सकता है। क्लियर हो गया? तो उसी रीति से बोल रहा हूं मैं, उन्हीं आधारों। आधार क्या है? साबित कदाचार और असमर्थता। लिख दो वहां पर, जहां पर किताब है। आधार का मतलब साबित कदाचार और असमर्थता। क्लियर हो गया? शपथ कौन दिलाएगा इसको? भारत के नियंत्रक। ये दो में लिखा हुआ भाई। क्या लिखा हुआ? 2 में। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। कौन दिलाएगा? इसकी शपथ का है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की 3री अनुसूची में। इसमें 3री अनुसूची में। इसकी शपथ क्या अलग से दे रखी? नहीं। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा किन 2 की शपथ एक जैसी होती है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और कैग की शपथ एक जैसी होती है। क्या होती है? जहां पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए शपथ दे रखी है 3री अनुसूची में, वहीं पर कैग एक साथ लिख दिया उन्होंने। आप 3री अनुसूची में जाकर देख सकते हैं, पीछे पलटिए बेरेक्ट को, उसमें लिखा होगा कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ। समझ में आ गया? शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। वेतन भैया, वेतन और सेवा की शर्तें कैसी होंगी? संसद विधि द्वारा अवधारित करेगी। कौन अवधारित करेगी? संसद अवधारित करेगी। ठीक है। अच्छा, अगर मैं महान्यायवादी का पूछूं, अटॉर्नी जनरल का अगर मैं पूछूं, आर्टिकल 76 में जाइए। आर्टिकल 76 में, वहां पर क्या लिखा हुआ? 76 में वेतन कौन तय करेगा? किताब पलटिए, किताब बेरेक्ट में जाइए। किसमें जाइए? बेरेक्ट में जाइए। महान्यायवादी, वहां पे लिखा हुआ कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। यानी महान्यायवादी का जो पारिश्रमिक है, यानी पारिश्रमिक मतलब वेतन, वो कौन तय करता है? राष्ट्रपति। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन कौन तय करता है? संसद। कौन तय करती है? संसद। उसके छुट्टी पेंशन में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होता उसकी नियुक्ति के बाद। जब नियुक्त हो जाता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, उसके बाद उसके लिए कोई भी क्या नहीं होंगे? अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे भाई। ऐसा नहीं कि वेतन काट दिया, ऐसा नहीं कि छुट्टी कैंसिल कर दी, पेंशन कैंसिल कर दी, या सेवानिवृत्त कर दिया पहले ही। समझ में आया? ठीक है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जब अपने पद पर नहीं रह जाता, पद से हटने के बाद भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। ये थोप दिया गया, इंपोज किया गया इस पर। ऐसा क्यों किया गया है बताओ? ऐसा इसलिए किया गया है कि माना आप नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो, क्या हो? आप महालेखा परीक्षक हो, मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरी सरकार चल रही है, बहुमत की सरकार चल रही है, और मैंने घोटाले कर दिए, माना। अब घोटालों को पकड़ने का काम किसका है? 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, कोल आवंटन घोटाला, सांड घोटाला, चारा घोटाला, क्या कौन सा घोटाला नहीं हुआ इस देश में? हुए ना घोटाले, किसने निकाले? बोफोर्स तोप घोटाला, और एक पहला घोटाला वो रक्षा घोटाला, जब देश आजाद हुआ ही था उसी समय रक्षा घोटाला हो गया था, रक्षा मंत्रालय का। किसने निकाले? कैग ने। कौन? और मैं आपको बोलूं कि आप कैग हो और मेरी सरकार आपसे बोले कि भाई ऐसा है, चुप रहना, थोड़ा क्या रहना, ये घोटाला मत निकालना, क्योंकि इसके बाद मैं आपको सीधे बना रहा हूं क्या, एक पद दूंगा मैं आपको। जब आप यहां से
निवृत्त हो जाओगे, यहां से आप हट जाओगे, तो उसके बाद मैं क्या दूंगा आपको? पद। तो ये देकर क्या कर दिया? कुछ मिलना तो है नहीं अब, तो जब मिलना ही नहीं है तो क्या, तो आप अपना कार्य क्या करेंगे? ईमानदारी से करेंगे। इसलिए बोला गया नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। दूसरा कारण यह भी है कि माना आप क्या अगर रह चुके हो, आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने हायर कर दिया, आप तो वो सारे राज बता दोगे भाई, क्योंकि आप तो अंदर की सारी चीजें जानते हो, सारे काउंट जानते हो। आप तो क्या कर दोगे, किसी मल्टीनेशनल कंपनी को अगर आपको वेतन पर रख दिया, या सॉरी किसी राज्य सरकार ने रख दिया, तो क्या हो जाएगा? इसलिए मना है किसके लिए? वैसे तो ये बोला कि भारत सरकार और किसी राज्य की सरकार के अधीन, तो भारत सरकार किसी राज्य की सरकार के अधीन इसलिए बोला गया कि ताकि आप किसी लालच में ना आ जाएं, किसकी? सरकार के, है ना? ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हमेशा कौन होता था पहले? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन होता था? उस पर इस चीज पर यह आरोप लगाए गए। अब देखो, दो चीजें होती हैं, मानवाधिकार की बात है, उसका निर्णय कौन कर सकता है? कोई जज कर सकता है, इसलिए पहले बोला गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब यह बोल दिया गया कि उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश, कार्यकाल भी कम कर दिया, पहले 5 साल का होता था, यानी 65 में रिटायर हो रहे, 70 साल तक फिर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन रहे। तो ये भी तो आरोप लग सकता है न्यायपालिका पर, जुडिशरी पर, कि जी क्या मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसको बनेंगे जो सरकार के थोड़ा सा क्या पक्ष में क्या करेगा। इसलिए उस पर भी क्या कर दिया गया, मतलब उसमें भी संशोधन किए गए, उसका कार्यकाल कम कर दिया गया और बोला गया कि उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश, कोई भी न्यायाधीश। ठीक है, अभी भी कमियां हैं, देखते हैं क्या होता है। इस संविधान और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग की सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा शर्तें और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों से विहित की जाएगी। राष्ट्रपति को हाईलाइट कर दीजिए बस इसमें। देखो, संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन तो रहना ही पड़ता है। संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यह नियति है आपकी, बार बार पढ़ना। क्या इस संविधान में कई आर्टिकल ऐसे होंगे जहां पर सेम लाइन होगी, संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी उसने जो विधि बनाई उससे बाहर नहीं जा सकते। भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा शर्तें और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों से विहित की जाएगी। नियम कौन बनाएगा? राष्ट्र। देखो, वहां पे उच्चतम न्यायालय के नियम कौन बना रहा था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहां पर कौन बना रहा है? जब आप एसएससी निकालते हो ना, तो आप नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्यालय में भी ऑडिटर बनते हो। आप बनते हो, ठीक ठाक अगर आपका रैंक है तो आपको नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्यालय में एज एन ऑडिटर क्या मिल जाएगा? जॉब मिल जाएगा। अब आपकी शर्तें क्या चाहिए, कैसा चाहिए, कौन बनाएगा? आंसर, राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करेगा। कार्यकाल कितना होगा आपका? नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल वेतन, भत्ते, पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। इसको 112(3) के साथ पढ़ना है, वहां पर लिखा होगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो मैंने कहा कि जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा ना वहां 112(3) से, तो मैं ऑप्शन दूंगा राष्ट्रपति। क्या दूंगा? दूसरा ऑप्शन दूंगा मैं उपराष्ट्रपति, आपको भ्रमित करने के लिए। आप बोलोगे यार उपराष्ट्रपति तो नहीं लिखा हुआ था। क्या नहीं लिखा हुआ था? लेकिन राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। एक मैं दूंगा ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक, क्या दूंगा? एक मैं दूंगा अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। महान्यायवादी का वेतन, भत्ते, पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होते, लेकिन नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते, पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। अच्छा, जब मैं उपराष्ट्रपति लिखूंगा ना, तो साथ में लिखूंगा राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा मुझे, वरना वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन दूंगा। अब आप बोलोगे कि ये सबसे लंबा ऑप्शन है, आंसर यही होगा, लेकिन वो नहीं होगा, आंसर होगा महान्यायवादी। क्या होगा? महान्यायवादी। समझ में आया?
नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां भाई क्या, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ और राज्यों, आपने मेन हाईलाइट करना संघ और राज्यों। अभी इजी लैंग्वेज में जब हम पढ़ेंगे तो बहुत आसान लगेगा, अभी टफ लगेगा आपको। पहले टफ से आसान की तरफ जाइए, तब आपको पता चलेगा कि बेरेक्ट के बाद बुक्स क्यों पढ़नी पड़ती है, और बुक्स पढ़ते हुए आपको यह पता चलेगा कि बुक्स पढ़ने से पहले बेरेक्ट क्यों पढ़ना पड़ता है। समझ में आया? इसमें सीक्वेंस में है, वहां स्कैटर्ड होगा, एक आर्टिकल यहां दूसरा आर्टिकल पता नहीं कहां से, राष्ट्रपति की जब शक्तियां पढ़ रहे होंगे, यहां आपने सीक्वेंस से पढ़ लिए। तो संघ और राज्यों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या करता है, संघ और राज्यों के तथा किसी अन्य प्राधिकारी के निकाय के लेखाओं के संबंध में, लेखाओं को हाईलाइट कर दिया, अकाउंट्स, ठीक है, के संबंध में संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन, ठीक है। फिर दोबारा संघ और राज्य के लेखाओं के संबंध में, तो बार बार हाईलाइट करते रहो। कुल मिला के इसमें पूरा डिटेल नहीं दे रखा, मैं बता देता हूं। संघ और राज्यों के लेखाओं की जांच करता है कौन, कौन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ध्यान देना कि नियंत्रक जो कैग है उसने संघ के लेखाओं की जांच की, अपनी रिपोर्ट बनाई, प्रतिवेदन बोलते हैं रिपोर्ट को, क्या बोलते हैं, प्रतिवेदन बनाया, राष्ट्रपति को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उसको संसद के पटल पर रखवाएंगे। पटल पर रखवाएंगे मतलब, अब कई बच्चे सोचते हैं फर्श पे रखेंगे, पटल पे रखेंगे मतलब संसद में रख देंगे। संसद में उसकी कॉपियां जिरोक्स होती हैं, राष्ट्रपति नहीं जाते हैं देने, पढ़ा जाता है ऐसे कि राष्ट्रपति उसको संसद के पटल पर रखवाएंगे। सारी जिरोक्स बांटी जाएगी, किसको? पक्ष और विपक्ष को। विपक्ष पढ़ेगा, अरे भाई घोटाला हो गया, क्या हो गया, फिर करेगा वो हंगामा कि ये घोटाला हो गया, ये घोटाला हो गया। तो आपने सुना होगा कि कैग की रिपोर्ट ही मान्य होती है, क्या घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है। राफेल में घोटाले का खूब हल्ला किया गया, कैग की रिपोर्ट दिखाई गई, क्या एक संवैधानिक पद है कैग, क्या है, संसद द्वारा बनाई गई विधि के बंदों के अधीन ही नियुक्ति की गई। उसने क्या किया, अपनी रिपोर्ट दी। कैग की रिपोर्ट को फाड़ना मतलब अपने ही उस पर क्या शक करना। जैसे मैंने आपको क्या किया, कैग बनाया, मैंने कहा करो, आपने बोला कि हाँ जी घोटाला हुआ है, और मैं क्या कर दूं, फाड़ दूं, तो क्या, तो कुल मिलाकर घोटाला क्या नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ, क्योंकि मान्य क्या होता है, कैग की रिपोर्ट। कैग की रिपोर्ट बिल्कुल साफ सुथरी, उसने कहा सही है बिल्कुल। राफेल क्या होता है, राफेल जब लिया जाता है तो असेंबल्ड जब होता है तो उसकी कॉस्ट अलग होती है। ये वैसे ही जब आप स्कूटी लेते हो तो उसकी कॉस्ट अलग है, इतनी बताई जाती है कि भैया 1 लाख की है। अब आपने एसेसरीज लगा दी, अब आपने क्या कर दिया, राफेल बन रहा था फ्रांस में, कहाँ बन रहा था, फ्रांस का ही है। उसको इस जलवायु में उड़ाना है, हिमालय के ऊपर उड़ाना है, उसको एक्स्ट्रा क्या करना पड़ता है, समझ पा रहे हो, इक्विपमेंट्स लगाने होते हैं, उसकी कॉस्ट कुछ अलग आती है। तो जल्दबाजी में किसी ने पढ़ा, बोल दिया घोटाला हो गया। अरे ऐसा नहीं होता है, इतनी जल्दी नहीं होते हैं। हाँ, तो कैग की रिपोर्ट ही मान्य होती है संसद के अंदर, ठीक है। हाँ, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, कैग ने कहा हुआ। 3G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, सस्ते में बेचा गया 3G स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम समझते हो, जितना भी मोबाइल वगैरह यूज कर रहे हो आप, वो स्पेक्ट्रम की वजह से ही है, या जितना भी इंटरनेट यूज कर रहे हो। तो किसको दी, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ने कहा रख दी पटल पर, पटल से सबको पता चल गया, जो भी कार्यवाही होगी वो पक्ष और विपक्ष करेंगे। पक्ष जवाब देगा, विपक्ष क्या करेगा। घोटाला नहीं हुआ, पिछले कई सालों से तो हम नहीं सुन रहे कि घोटाला हुआ, 10 साल होने वाले मेरे ख्याल से, कोई कैग की रिपोर्ट में घोटाला नहीं सुना अभी तक, ठीक है। अब राज्य की लेखाओं की जांच करेगा कौन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। फिर प्रतिवेदन बनाएगा, वही है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, और वो किसको देगा, राज्यपाल। किसको देगा, क्योंकि राज्य के लेखाओं की जांच है ना, तो राज्यपाल को। राज्यपाल कहां रखेगा, पटल पर। विधानमंडल में क्या होगा, पक्ष विपक्ष दोनों क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो जो देश के घोटाले होते हैं वो बड़े होते हैं, राज्य के घोटाले थोड़े छोटे होते हैं। तो राज्य में भी फिर क्या होगा, पता चलेगा कि भाई ये गड़बड़ हो गया। क्या हो गया, गड़बड़ हो गया है, सरकारी धन था, उसका दुरुपयोग किया किसी मंत्री ने, उसका क्या कर दिया, क्या कर दिया, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उसको गलत जगह लगा दिया या गड़बड़ हो गया, तो वो घोटाले निकलते हैं कहां से, कैग की रिपोर्ट से। समझ में आ गया।
एक चीज और पढ़नी है आपने, जब नियंत्रक महालेखा परीक्षक पढ़ रहे होंगे तो आप संसद की जब समितियां पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो 3 प्रकार की बड़ी समितियां पढ़ते हैं आप। एक पढ़ते हैं प्राकलन समिति, एस्टिमेट कमेटी पढ़ते हो, एक पढ़ते हो आप लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एक पढ़ते हो आप क्या, लोक उपक्रम समिति, क्या पढ़ते हो। तो भाई ऐसा होता है कि लोक उपक्रम की भी अलग रिपोर्ट बनती है। लोक उपक्रम समझते हो, जैसे भारत सरकार का क्या ओएनजीसी है, तो उपक्रम है वो भारत सरकार का। ओएनजीसी क्या है, जैसे बीएचईएल है तो भारत सरकार का उपक्रम है, रेलवे है भारत सरकार का उपक्रम है, पोस्ट ऑफिस है भारत सरकार का एक तरह से क्या है। बीएचईएल को ले लेता हूं मैं एग्जांपल, भाई बीएचईएल एक फैक्ट्री है, कुछ बना रही है ना, मतलब क्या टरबाइंस बना रही है, माना क्या बना रही है, तो अंदर कुछ खर्चा बर्चा जो भी, उसके लेखाओं की जांच कौन करेगी, लोक उपक्रम समिति करेगी, रिपोर्ट पढ़ेगी, मतलब क्या करेगी। और लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी भी कैग की रिपोर्ट, तो 2 समितियां जो है वो कैग की रिपोर्ट पढ़ती है। क्या पढ़ती हैं, कैग की रिपोर्ट कौन कौन पढ़ता है, एक पढ़ती लोक लेखा समिति, एक पढ़ती है लोक उपक्रम समिति। लोक लेखा समिति क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी है, उसका नाम क्या है, पब्लिक अकाउंट, तो इसका प्रतिवेदन जो राष्ट्रपति को सौंपा था, उसने राष्ट्रपति ने संसद के पटल पर रखवाया था, उस कॉपी को कौन पढ़ेगी, लोक लेखा समिति पढ़ेगी। प्राकलन समिति का कोई रोल नहीं होता यहाँ पर, बस 2 समितियां याद रखनी है आपने, एक लोक लेखा समिति, मैंने इंपॉर्टेंस के हिसाब से बताया, सबसे इंपॉर्टेंट होती है एस्टिमेट कमेटी प्राकलन समिति, दूसरी होती लोक लेखा समिति, तीसरी होती लोक उपक्रम समिति। तो मैंने कहा जब आप नियंत्रक महालेखा परीक्षक पढ़ रहे हो तो लास्ट की जो 2 बताई मैंने, वो 2 समितियां इसकी रिपोर्ट को पढ़ती है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे मैंने बोला लोक लेखा समिति, क्या बोली, लोक पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो पब्लिक के अकाउंट की कमेटी बन रही है ना संसद के अंदर। तो जो मैंने कहा इसने संघ की रिपोर्ट तैयार की, नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने किसको सौंपी, प्रतिवेदन किसको दिया, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ने कहा रखा, संसद के पटल पर, तो संसद के पटल से कौन पढ़ेगा उसको, लोक लेखा समिति पढ़ेगी। इतना समझ में आ गया। और उद्योगों के संबंध में, जैसे केंद्र के अपने उद्योग होते हैं, राज्य के अपने उद्योग होते हैं, राज्य के छोटे मोटे होते हैं, लीसा फैक्ट्री, जूस फैक्ट्री जो भी होगी, हमारे राज्य में तो ऐसे सुनते हैं, बड़े राज्यों में होता होगा, तो भाई उनका भी तो अकाउंट खंगाला जाएगा, उसको कौन मतलब पूरे देश की अगर मैं जो उद्योगों को पढ़ रहा हूं तो उनके जो अकाउंट की जो वो होगी क्या रिपोर्ट, वो भी राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। राष्ट्रपति ने प्रतिवेदन रख दिया संसद में, उसको कौन पढ़ेगा, उसको पढ़ेगी लोक उपक्रम समिति। समझ में आया। तो ध्यान देना, उपक्रमों के संबंध में क्या बोलेगा क्वेश्चन, उपक्रमों के संबंध में कैग की रिपोर्ट का अध्ययन कौन करती है, तो लोक उपक्रम समिति करती है। और अकाउंट के संबंध में, यानी पूरे देश के जो अकाउंट्स हैं उनकी संबंधी रिपोर्ट जो कैग की रिपोर्ट है, उसका अध्ययन कौन करती है, आंसर लोक लेखा समिति। याद रहेगा, ठीक है। ओहो, ठीक है, संसद और राज्य के लेखाओं के संबंध में हो गया। चलो 151 सम परीक्षा प्रतिवेदन, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन को राष्ट्रपति, अब इधर देख लो भाई, राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। किसके सामने, प्रतिवेदन बोलते हैं रिपोर्ट को। आधे बच्चे तो यहीं पर फिसल जाते हैं कि प्रतिवेदन क्या हुआ, प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट। किसको सौंपेगा, राष्ट्रपति को, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन में रखवाएगा, लोकसभा में भी राज्यसभा में। आपको पता है समितियों में भी जो बैठते हैं, लोकसभा के भी बैठते हैं, राज्यसभा में भी बैठते हैं। अब समितियों में पढ़ाऊंगा मैं कि कौन सी समिति ऐसी जिसमें केवल लोकसभा के मेंबर बैठते हैं, ऐसी कौन सी समितियां हैं जिसमें लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7 लोग बैठते हैं, है ना, वो बात की बातें हैं। चलो, एक तो ये हो गया 151 में कि राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है कौन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। दूसरा है राज्य के लेखाओं संबंधी रिपोर्ट प्रतिवेदन किसको, राज्य के राज्यपालों को सौंपी जाएगी। और राज्यपाल कहां रखेंगे उसको, विधानमंडल में रखवाएंगे। अरे कुल मिला के यार ये है, इसको आम भाषा में समझो कि जैसे एक चार्टर अकाउंटेंट होता है किसी कंपनी का, वैसे ही समझ लो कि अकाउंट की देखभाल के, मतलब अकाउंट जो भारत सरकार का क्या महालेखा परीक्षक है, वो पूरे देश के पढ़ लिया उसने, अपनी रिपोर्ट बना दी, घोटाले जो भी होंगे सब निकाल के रख दिया। तो क्या करेगा कि जो संघ की रिपोर्ट होगी राष्ट्रपति को देगा, राज्यों की रिपोर्ट जो होगी वो राज्यों को देगा। क्या देगा,
ठीक है, राज्यों को देगा मतलब संघ की रिपोर्ट राष्ट्रपति को तो वो संसद में जाएगी, राज्यों की रिपोर्ट राज्यपाल को तो राज्यपाल कहाँ रखेगा, विधानमंडल में, खत्म कहानी। वहीं से तो पता चलेगा क्या हुआ, घोटाला कहाँ हुआ। मैंने कहा पिछले 10 सालों से मैंने कोई घोटाला नहीं सुना है। 10 साल पहले हम परेशान हो चुके थे घोटालों को सुन सुनकर। हम परेशान सुनकर नहीं हुए, लिख कर हुए यार। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, अब क्वेश्चन तो बनेगा बनेगा। पोल आवंटन घोटाला क्या है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला क्या है, 3G स्पेक्ट्रम घोटाला क्या है, चारा घोटाला क्या है, लालू के समय में पड़ा। चारा घोटाला क्या है, सांड घोटाला क्या है। अच्छी नस्ल के सांड आने थे, क्या कर दिए, बुरी नस्ल के सांड ले आए, कॉस्ट उनकी क्या खत्म, है ना। बोफोर्स तो घोटाला क्या है, ये सब चीजें पढ़ी हम लोगों ने, समझ में आया। तो ये यहां तक इतना है। कल से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर संघीय कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव को आसान भाषा में मैं कल से पढ़ाना शुरू करूंगा। कृपया कल से क्लास में क्या रहना, सभी लोग जो नहीं आ रहे हैं उनको भी बता देना, कृपया रहें क्लास में, तभी समझ में आएगा, नहीं तो कई साल लग जाएंगे बोलना।